पृथ्वी की आंतरिक रचना जो है उसके विषय में पढ़ेंगे और उसको हम लोग समझेंगे। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग कैसे समझेंगे, किस तरह से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग पृथ्वी को लेते हैं, पृथ्वी का हम लोग डिवीजन करते हैं कि पृथ्वी को किस किस तरह से हम लोग कई भाग में उसको बांटते हैं। अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं, यानी हम लोग इसको लेयर बाय लेयर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको भूपर पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट इसके लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये भूपर पट्टी जो होता है सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। मुख्य रूप से इसका विस्तार प्रारंभ से यानी 0 किलोमीटर से हम लोग शुरू करते हैं और 0 किलोमीटर से लेकर के और 100 किलोमीटर तक के एरिया तक को भूपर्पट्टी क्रस्ट शब्द से संबोधित किया जाता है। अब क्रस्ट में क्या होता है, जैसे कई जगह पर आप देखेंगे कई बुक्स में अलग अलग या अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग क्लासों में आप इसको कई तरह से पाएंगे। कहीं इसका विस्तार 35 किलोमीटर, कहीं 85 किलोमीटर, अलग अलग डिफरेंट देते हैं। लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या यहाँ होता है। जब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, ये एक होता है हम लोगों का स्थलीय भाग और दूसरा होता है जल वाला भाग। जल वाले भाग में आप जानते हैं उसकी गहराई जहाँ तक होती है, जिसको आप जलमंडल के नाम से जानते हैं यानी हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर जो है आपके क्रस्ट की गहराई अब स्थल वाले भाग से चलेंगे तो फिर वो वैरी कर जाएगा। उसी तरह ये डिफरेंट पोर्शंस पर इसका जो गहराई है वो वैरी करता है। तो यह जो मैक्सिमम इसकी गहराई होती है वो 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। जो 100 किलोमीटर तक का भाग होता है उसको क्रस्ट कहते हैं। यहाँ क्रस्ट जो है यहीं पर आगे हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। जैसे क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, तो आप नोट करेंगे क्रस्ट का निर्माण, भूपर्पट्टी का निर्माण सिलिका यानी बालू और एल्युमिनियम से हुआ है। इस दोनों का मैक्सिमम इसमें मिश्रण है जिसके द्वारा क्रस्ट का निर्माण होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसका जो हमारे क्रस्ट का 98% जो हमारा भाग होता है, ये 98% भाग ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, इसमें है कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम से बना हुआ है। मतलब क्रस्ट का 98% भाग ये 8 तत्व जो हमारे दिख रहे हैं, इन 8 तत्वों के मिलने से मुख्य रूप से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन का जो हिस्सेदारी है 47% है। फिर सिलिका क्या है जो भागीदारी है वो हम लोग देख रहे हैं 28% है। एल्युमिनियम की भागीदारी 8% है। फेरस की भागीदारी 5% है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बाकी जो बचे हुए परसेंटेज हो गए वहाँ इनका भागीदारी इनकी होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर और जानेंगे आप क्या कि जो हम लोगों का ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट का जो पूरा जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यानी जो इसकी डिस्टेंस है उसके अनुसार से जब इसकी वॉल्यूम निकाली गई तो इसकी वॉल्यूम पूरे अर्थ के वॉल्यूम का मात्र 1% ही ये पाया जाता है। पूरे अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 1% भागीदारी हमारे क्रस्ट के पूरे वॉल्यूम का, पूरे आयतन का है। और मास जो है इसका यानी हमारे क्रस्ट का जो मास है वह पूरे अर्थ के मास का 0.5% है, मात्र 0.5%। पूरे अर्थ का जो इसका जो दिख रहा है बड़ा वाला पोर्शन, बड़ा ज़्यादा एरिया कवर हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरे अर्थ का जो मास है उसका मात्र 0.5% इसका मास होता है। अब यहाँ हम लोग उसके बाद जब जाते हैं तो फिर आगे की तरफ हम लोग और बढ़ते जाते हैं, माने अब अर्थ में नीचे की तरफ और हम लोग इन कर रहे हैं। यहाँ से और नीचे चले और नीचे की तरफ गए तो 100 किलोमीटर जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ 100 किलोमीटर के बाद अब मेंटल की शुरुआत हो जाती है। ये जो भाग होता है इसको मेंटल शब्द से संबोधित किया जाता है। और ये मेंटल 100 किलोमीटर से लेकर के और 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। कहीं कहीं ये डाटा वेरी करते हैं, यहाँ भी कहीं कहीं देखेंगे 2800 समथिंग कुछ दे दिया जाता है, लेकिन 2900 किलोमीटर एवरेज ज़्यादातर ये सब चीज़ ये 2900 किलोमीटर पाया जाता है। तो ये 2900 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर से लेकर के मतलब जहाँ से क्रस्ट खत्म होता है उसके बाद से जो पोर्शन है वो मेंटल की शुरुआत हो जाती है। ऐसा क्यों इसको डिवाइड किया गया इस पर भी हम लोग आगे फिर चर्चा हम लोग करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मेंटल कहाँ से कहाँ तक है और उसकी क्या विशेषता है। अब मेंटल जो हमारी है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो 2900 किलोमीटर मतलब क्रस्ट के बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो 2900 किलोमीटर तक की दूरी जो है
ये जो मेंटल कहलाती है ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। ऊपर वाले को, भूपर पट्टी को शॉर्ट में सियाल शब्द से संबोधित किया जाता है, मतलब सिलिका प्लस एल्युमिनियम सियाल। और उसी तरह इसको जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये सीमा शब्द से इसको संबोधित किया जाता है। मैग्नीशियम होता Mg है, लेकिन इसको संबोधित करने के लिए पुस्तकों में दी जाती है, बहुत जगहों पर सब चीज़ ऐसे ही पाया जाता है कि ये सीमा शब्द से इसको संबोधित किया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका प्लस मैग्नीशियम से हुआ है। अब आइए वॉल्यूम को हम लोग देखते हैं कि हमारे मेंटल का वॉल्यूम कितना है। ये मेंटल जो हमारा है इसका वॉल्यूम पूरे अर्थ के वॉल्यूम का 83% है, क्योंकि 84% भी देता है, तो जहाँ 84% हो जाएगा वहाँ फिर आगे हम लोग देखेंगे कुछ वैरी कर जाएगा। तो ये लगभग 84% पूरे अर्थ के वॉल्यूम का, आयतन का हमारे मेंटल का जो हिस्सेदारी है वो 83% है। इसके बाद जब आगे हम लोग जाते हैं तो इसके मास की बात हम लोग करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो हमारे मेंटल की जो दूरी है उसके अनुसार से इसका हम लोग मास, इसका द्रव्यमान जो देखते हैं वो 67% होता है। मतलब पूरे पृथ्वी का 67% जो भाग है वो 67% जो मास है वो हमारे मेंटल का है। उसके बाद मेंटल के बाद जहाँ से मेंटल हमारा ख़त्म होता है 2900 किलोमीटर के बाद, वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा कोर। और ये कोर की जो भाग जब शुरुआत होती है तो 2900 किलोमीटर से लेकर के और जब अंदर की तरफ हम लोग बढ़ते जाते हैं तो ये बढ़ते बढ़ते और जा कर के हम लोगों को 6378 किलोमीटर, एक्चुअल एवरेज में लोग 6400 किलोमीटर दे देते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है 6378 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, यानी सबसे मिडिल में आप पहुंच गए, एकदम इसके मिडिल में, वो मिडिल वाला पोर्शन हमारा डिस्टेंस हो जाता है 6378 किलोमीटर। 6378 किलोमीटर की जो दूरी है ये हमारे कोर यानी 2900 किलोमीटर से लेकर के और 6378 किलोमीटर तक की जो दूरी है ये कोर कहलाती है। कोर में भी इसको दो भाग में बांटा जाता है, एक आउटर कोर है और दूसरा इनर कोर है। तो ये जो हम लोग आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड कर रहे हैं, आउटर कोर की दूरी 2900 किलोमीटर से लेकर के और 5100 किलोमीटर तक पाया जाता है, और 5100 किलोमीटर की दूरी के बाद फिर हमारे इनर कोर की शुरुआत हो जाती है, और इनर कोर उसके बाद जाकर 6378 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। ये कोर को हम लोगों ने डिवाइड किया था। इसके बाद देखते हैं कोर बना कैसे है। तो कोर का जो हमारे निर्माण हुआ है, ये कोर का निर्माण निकेल और प्लस फेरस से हुआ है। चूंकि कोर का निर्माण निकेल और फेरस से हुआ है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, हार्ड एलिमेंट्स हैं, तो इसको सॉलिड स्टेज में होना चाहिए था और सबसे ज़्यादा कठोर होना चाहिए था, लेकिन हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि ये सॉलिड स्टेज में नहीं है, क्यों नहीं है वो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन निकेल और फेरस से निर्मित होने की वजह से इसको एक संक्षेप में इसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है जिसको नीफे कहते हैं। नीफे यानी निकेल प्लस फेरस, नीफे। फर्स्ट वाले को सियाल कहते हैं, सेकेंड वाले को सीमा कहते हैं, और थर्ड अंदर वाले को हम लोग नीफे शब्द से संबोधित करते हैं। ये था हम लोगों का एक सामान्य डिवीजन जो हम लोगों ने डिवाइड किया था। अब देखिए कोर में भी जो कोर का जो टोटल वॉल्यूम है, ये पूरे पृथ्वी का जो आयतन है उसका 15% आयतन हमारा कोर हायर करता है, कोर के पास है। क्योंकि कोर अंदर में पतला हो जाता है, ये दिखता डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन उसका एरिया कम हो जाता है, तो यही वजह है कि इसका आयतन मात्र 15% होता है। और बीच वाला पोर्शन उसका एरिया उसके सापेक्ष में जो है उसका जो है दायरा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसका देखें हम लोग वो ज़्यादा वॉल्यूम आयतन उसका होता है। अब देखिए मास की बात हम लोग करते हैं, तो पृथ्वी की जो कुल मास है उस कुल मास का 32.5% जो है वो हमारा निकेल और फेरस के वजह से कोर का होता है। एरिया कम है लेकिन एरिया वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी इसका मास हम लोग देख रहे हैं सापेक्षता विथ रेस्पेक्ट टू ज़्यादा हो रहा है। जहाँ यहाँ 67% मास है, वॉल्यूम 83% है और मास 67% है, और यहाँ वॉल्यूम मात्र 15% है लेकिन मास जो है 32.5% ऑफ अर्थ हो जा रहा है। तो ये चूंकि भारी वस्तुओं से बना हुआ है, इसी वजह से भारी एलिमेंट से बना हुआ है निकेल और फेरस से, इसी वजह से यहाँ मास जो है वो ज़्यादा इसका पाया जाता है। ये था हम लोगों को इसके निर्माण की बात, हम लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन
को हम लोगों ने और कंपोजिशन को देखा। अब आगे हम लोग फिर देखते हैं ये जलमंडल जो हुआ, जहाँ जीरो, जहाँ भी जैसे महासागर की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर और जहाँ द इंड होती है क्रस्ट का, वो भाग जो है जलमंडल उसको कहा जाता है, जलमंडल से उसको संबोधित किया जाता है। उसके बाद फिर जो है हम लोग ये स्थल वाला पोर्शन जहाँ से शुरू होता है, मतलब ऊपर सबसे ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से स्थल वाला है, और वहाँ से लेकर के और मेंटल के लास्ट तक का पोर्शन, मेंटल जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक का पोर्शन स्थल मंडल कहलाता है। एक अलग विभाजन जो किया गया है इसका, तो वो नामकरण किया गया है कि मतलब शून्य से लेकर स्थलीय भाग में शून्य से लेकर के और मेंटल के प्रारंभ तक का जो भाग होता है, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। ये लिथोस्फीयर कौन क्या है, तो क्रस्ट का प्रारंभिक भाग से लेकर मेंटल के प्रारंभ तक का भाग लिथोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद फिर यहीं आप एक और देखेंगे कि ये स्थल मंडल से लेकर के और कोर तक का जो भाग होता है, कोर के पास तक का भाग, इसके लिए मेसोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेसोस्फीयर हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही वर्ड प्रयोग किया जाता है। मेसोस्फीयर मतलब स्थल मंडल से लेकर के और कोर तक का भाग, ये भाग कहलाता है मेसोस्फीयर। इसके बाद हम लोग आगे कन्वर्ट होते हैं तो देखते हैं कि ये जो 80 किलोमीटर हमारी दूरी है, तो यहाँ 80 किलोमीटर से लेकर और 220 किलोमीटर तक की दूरी को हम लोग देख रहे हैं। इसके लिए एक अलग नामकरण किया गया है स्टेनोस्फीयर, यानी क्रस्ट के लास्ट पोर्शन में 80 किलोमीटर की दूरी से लेकर के और मेंटल के 220 किलोमीटर की दूरी तक का भाग, इसके लिए एक शब्द स्टेनोस्फीयर प्रयोग किया गया है। इस सब का नामकरण का अलग अलग कुछ सबका कारण है, जिसकी डिटेल्स आपको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग सिर्फ अभी इसका डिवीज़न सिंपली हम लोग देखते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ये जो सब अलग अलग डिवीज़न किया गया है, इसमें भी कुछ कारण है। क्या कारण है? यहाँ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, मतलब इनका जो डेंसिटी है, जो द्रव्य, इनका जो घनत्व है वो एक समान नहीं है। अब ऊपर से लेकर नीचे तरफ जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं, इसका घनत्व वैरी करना शुरू करता है, और वो वैरी करते हुए कैसे जाता है इसको देखेंगे। जैसे सबसे प्रारंभ में इसका जो घनत्व होता है ये 2.9 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर होता है। सबसे प्रारंभ में घनत्व हम लोग 2.9 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर पा रहे हैं, और वहाँ से जब लास्ट इसका होता है, क्रस्ट का जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन होता है, तो लास्ट वाले पोर्शन पर इसका डेंसिटी वो घट करके बढ़ करके 3.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर हो जाता है। अभी 3.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, ये जो दोनों के बीच में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, द्रव्यमान का डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, इसका नाम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। मोहो असंबद्धता, हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है मोहो असंबद्धता। असंबद्धता शब्द प्रयोग होती है डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में, हिंदी में असंबद्धता। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो असंबद्धता शब्द से संबोधित किया जाता है प्रारंभ यानी क्रस्ट वाले इस पोर्शन के डिसकंटिन्यूटी के घनत्व में डिसकंटिन्यूटी को। इसके बाद जब हम लोग आगे जाते हैं तो जहाँ से हमारा क्रस्ट खत्म होता है, वहीं से फिर हम लोगों का मेंटल का जो शुरुआत होता है, तो मेंटल का जो डिवीजन किया गया है, तो वहाँ पर जो इसका हम लोग घनत्व देखते हैं 4.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, मतलब 4.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर से हमारे मेंटल की डिसकंटिन्यूटी वहाँ से अब शुरू होती है, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट में जहाँ हमारा मेंटल समाप्त होता है, वहाँ पर इसकी जो है घनत्व 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर हो जाता है। अब ये 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर वाला जो पोर्शन होता है, इस डिसकंटिन्यूटी को रेपिटी असंबद्धता शब्द से संबोधित किया जाता है। यह रेपिटी असंबद्धता हमारा कहाँ हुआ, तो मेंटल के बीच हुआ। मेंटल में जो डिसकंटिन्यूटी है मेंटल के प्रारंभ में और अंत में, उसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। उसी तरह जब आगे हम लोग जाते हैं तो फिर देखते हैं कोर में, कोर की जो डिसकंटिन्यूटी है वो शुरू जहाँ से होती है, तो उसके प्रारंभ में 10 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर से शुरू होती है। कोर की डिसकंटिन्यूटी 10 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर से शुरू होती है, और यह बढ़ते बढ़ते लास्ट में 13.6 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है।
तो ये 13.6 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर की जो डिस्कंटिन्यूटी होती है, इस डिस्कंटिन्यूटी के लिए लहमन असंबद्धता शब्द प्रयोग किया जाता है। ये लहमन असंबद्धता जो है ये 10 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर से शुरू होती है और 13.6 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। यही असंबद्धता हमारी लहमन असंबद्धता कहलाती है, जो हमारे कोर के विभाजन में, हमारा कोर के विभाजन का एक कारण बनता है। अब देखिए, ये कोर जो है यहाँ की असंबद्धता एक समान नहीं है। यहाँ बीच में फिर हम लोग देख रहे हैं एक डिस्कंटिन्यूटी हमारी चेंज हो रही है। यहाँ मिडिल में जो लास्ट से थोड़ा सा पहले एक ऐसा पोर्शन आता है जहाँ फिर डिस्कंटिन्यूटी वैरी करती है, ये एक समान कंटिन्यू नहीं जाती है। वहाँ पर क्या होता है 12.3 मतलब 12.3 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर यहाँ डिस्कंटिन्यूटी आ जाती है और फिर ये वैरी करके जो है यहाँ पर 13.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर पहुँच जाती है। ये जो बीच में फिर से जो एक डिस्कंटिन्यूटी है, इस डिस्कंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने इसको दर्शाया था, क्लियर किया था, इसीलिए इसे गुटेनबर्ग बिशर्ट असंबद्धता डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। गुटेनबर्ग बिशर्ट डिस्कंटिन्यूटी, ये बीच वाला पोर्शन हो गया, कोर के अंदर का एक भाग हो गया, जहां 12.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर से लेकर के और 13.3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर तक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। अब आया ये जो हम लोग डिस्कंटिन्यूटी की बात हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने देखा डेंसिटी की बात हम लोगों ने देखा, निर्माण कैसे कैसे है वो हम लोगों ने देखा, वॉल्यूम का क्या, कितना वॉल्यूम किसका है, क्रस्ट का क्या वॉल्यूम है, द्रव्यमान क्या है ना, आयतन क्या है, मास क्या है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों के पास आता है टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में बढ़ना शुरू करता है, इंक्रीज करना शुरू करता है। और ये इंक्रीज करते करते प्रारंभ में, जैसे प्रारंभ से बढ़ेंगे तो प्रत्येक 32 किलोमीटर की दूरी पर आपकी जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। ये बढ़ने के बाद आफ्टर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर के बाद जब हम लोग जा रहे हैं क्रस्ट में, तो यहाँ से आगे जाने पर 12 किलोमीटर के बाद जो है ये टेम्परेचर फिर चेंज होना शुरू होती है, उसमें जो वृद्धि है वो चेंज होना शुरू करती है। उसके बाद 2 डिग्री पर किलोमीटर, 2 डिग्री पर किलोमीटर के रेशियो से बढ़ना शुरू करती है, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि तेज़ रफ्तार में होने लगती है। फिर उसके बाद जब और नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो ये जो है अब घटते हुए क्रम में बढ़ना शुरू करती है। मतलब घटते हुए क्रम में जब नीचे की तरफ जाएंगे तो पहले जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले बढ़ रही है, बढ़ते हुए क्रम में बढ़ रही है, मतलब 1 डिग्री बढ़ी 32 मीटर और 12 किलोमीटर के बाद 2 डिग्री पर किलोमीटर बढ़ना शुरू कर दी, प्रत्येक किलोमीटर में 2 डिग्री बढ़, लेकिन उसके बाद फिर एक घटना शुरू करती है, 2 डिग्री से अब घट करके और 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आ जाती है। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते, ये जो बढ़ते हुआ तो इस तरह से जो वृद्धि इसमें हो रही है, जैसे जैसे इसकी डिस्कंटिन्यूटी है और वेट इस पर हुआ, दाब पड़ा, तो दाब बढ़ते बढ़ते अब इसका टेम्परेचर लास्ट में जो सबसे अंत में है, ये अंतिम पोर्शन पर इसका टेम्परेचर बढ़कर 6000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है। ये अंतिम टेम्परेचर इसका 6000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई। अब सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोगों के पास जो दिखा कि निकेल और फेरस दोनों ही हार्ड एलिमेंट हैं, और दोनों हार्ड एलिमेंट से चूंकि इसका निर्माण हुआ है तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सॉलिड स्टेज में होना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, जब टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी तो वो सॉलिड स्टेज में नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि हमारी जो कोर है, ये कोर का जो भाग है ये हमारा तरल अवस्था में ये पाया जाता है, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। क्वेश्चंस भी कई बार पूछा है कि कोर जो है वो किस स्टेज में है, तो वह जो है हमारा तरल अवस्था में कोर पाया जाता है। और एक और लास्ट बात हम लोगों के पास इसमें आता है कि हमारा ये जो दबाव है, यानी कि प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो प्रेशर है, ये सबसे अंत में प्रेशर जो है बढ़ते बढ़ते और 330 गीगा पास्कल से लेकर के 360 गीगा पास्कल तक ये पाया जाता है। मतलब जो अंत में हमारा ये लास्ट वाला पोर्शन है,
तो कोर का यानी जहाँ मिडिल हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, इस मिडिल वाले पोर्शन पर हमारा जो सबसे अंतिम प्रेशर होगा वो 330 गीगापास्कल से लेकर के और 360 गीगापास्कल तक होता है। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। पृथ्वी का आंतरिक वर्गीकरण किया, आंतरिक भाग को हम लोगों ने डिवाइड किया, प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में हम क्रस्ट चले, क्रस्ट से मेंटल की तरफ बीच वाले भाग में फिर बढ़े, 100 किलोमीटर तक क्रस्ट माने हैं। ये डिफरेंट हम लोगों को मिलेगा अलग अलग बुक्स में, अलग अलग सोर्सेज में, लेकिन मैक्सिमम ये मिलते हैं। फिर आगे की तरफ हम लोग जाते हैं तो मेंटल से आगे फिर हम लोगों को मेंटल जहाँ खत्म होता है 2900 किलोमीटर, वहाँ से कोर की शुरुआत हो जाती है। और कोर के बाद जो हमारा है, कोर भी दो भाग में, आउटर कोर और इनर कोर होता है, और ये लास्ट जाकर के हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये डिविजन्स हम लोगों ने देखा, टेम्परेचर देखा, प्रेशर देखा, उसका निर्माण